आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है इसके तीसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कहाँ गया, दोनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। धनपति, देखिए धनपति माने धन का स्वामी, धनपति माने धन का स्वामी। कुबेर नाम है तो ऐसे ही रहेगा, ये जो कुबेर हैं इन्हीं को धन का स्वामी माना जाता है। वह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गई उसकी वह, चारों शब्द सरल है। अलका, देखिए अलका जो है ये नगरी का नाम है, ये जो धनपति कुबेर हैं इनकी नगरी का नाम है, जहाँ इनका राज्य है उसका नाम है, तो चूंकि ये नगर का नाम है तो ऐसे ही रहेगा। नहीं ठिकाना, देखिए नहीं ठिकाना का मतलब है कुछ भी पता नहीं है, नहीं ठिकाना का मतलब कुछ भी पता नहीं है। कालिदास के, तो देखिए इसको चाहे ऐसे ही बोल दीजिए कालिदास के, या इसको बदलना चाहें तो आप बदल के कह सकते हैं कालिदास जी द्वारा वर्णित, कालिदास जी द्वारा वर्णित। व्योम, देखिए व्योम माने आकाश, व्योम माने आकाश। वाहिनी मतलब जाती हुई, वाहिनी मतलब जाती हुई। तो जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे व्योम वाहिनी तो हो जाएगा आकाश से जाती हुई, आकाश से जाती हुई। गंगा जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल, गंगा जल मतलब गंगा का जल का सरल है। ढूंढा, तो देखिए चाहे आप ढूंढा कह लीजिए चाहे खोजा, दो में से जो आपको अच्छा लगे एक बोल के व्याख्या कर लीजिए। बहुत सरल है। परंतु, चाहे आप परंतु कहिए चाहे लेकिन कहिए, ठीक है, तो लेकिन। लगा क्या, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेघदूत, देखिए मेघदूत का यहाँ पर दो अर्थ है। देखिए एक तो जो महाकवि कालिदास जी हैं उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है, एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम है मेघदूत, ठीक है। और दूसरा ये जो मेघदूत किताब है इसमें उन्होंने बादल को, जो मेघ है, मेघ माने बादल होता है, तो जो बादल है उसको दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। दूत का मतलब होता है जो संदेशों को ले जाता है और ले आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। का पता कहीं पर, सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बताए यह, तीनों शब्द सरल है। यायावर, देखिए यायावर का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, जो इधर उधर भटकता रहे, ठीक है। तो ये बादल के लिए आया है कि जो बादल है वो यायावर होता है, हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। बरस पड़ा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बादल बरसते हैं तो बरस पड़ा। होगा न यहीं पर, सभी शब्द सरल हैं। जाने दो, देखिए जाने दो का मतलब छोड़ो, आप कहते हैं ना कि अरे जाने दो यार, तो वही जाने दो यानी छोड़ो, वह सरल है। कवि कल्पित, देखिए कवि कल्पित का मतलब कवि की कल्पना मात्र, यानी ये चीज़ सही नहीं थी, केवल कवि की कल्पना थी। कवि कल्पित यानी कवि की कल्पना मात्र। था सरल है। मैंने तो भीषण, मैंने तो भीषण, तीनों शब्द सरल है। जाड़ों में, देखिए चाहे आप जाड़ों में कह के व्याख्या कर लीजिए चाहे सर्दी में, ठीक है। नभ चुंबी, देखिए नभ चुंबी मतलब
आकाश को चूमने वाली, आकाश को चूमती हुई, यानी जो बहुत ऊंची हो। कैलाश सरल है, शीर्ष पर मतलब चोटी पर, शीर्ष पर मतलब चोटी पर। महामेघ, देखिए महामेघ माने विशाल बादल, मेघ माने बादल होता है, तो महामेघ माने विशाल बादल। को सरल है। झंझा नील, देखिए झंझा नील का मतलब यहाँ पर है तूफानी हवाएं, झंझा नील माने तूफानी हवाएं। से सरल है। गरज गरज सरल है। भिड़ते देखा, देखिए भिड़ते देखा मतलब संघर्ष करते हुए देखा है या लड़ते हुए देखा है। जो आपको अच्छा लगे एक बोल दीजिए। है सरल है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्यासी पथराई आँखें में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी ने बताया है कि महाकवि कालिदास जी के द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित धन का स्वामी कुबेर, अलका नगरी, आकाश में जाती हुई गंगा और मेघदूत वास्तव में हिमालय पर्वत पर कहीं भी नहीं हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए इस पद्यांश में है क्या कि जो महाकवि कालिदास जी हैं उन्होंने एक महाकाव्य, एक किताब की रचना की है और उसका नाम है मेघदूत। तो जो महाकवि कालिदास जी हैं वो अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखते हैं, वर्णन करते हैं कि जो धन का स्वामी कुबेर है वह हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर रहता है। उसकी अलका नगरी भी हिमालय पर्वत पर स्थित है और हिमालय पर्वत पर ही आकाश से जाने वाली गंगा का पवित्र जल है और वहाँ पर मेघदूत भी रहते हैं। लेकिन अब जबकि कवि नागार्जुन जी हिमालय पर्वत पर घूमने गए हैं तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा, ढूंढा खोजा। वो कहते हैं कि जो महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य मेघदूत में वर्णन किया है कि हिमालय पर्वत पर धनपति कुबेर रहता है, उसकी अलका नगरी है, आकाश से जाती हुई गंगा का पवित्र जल है, वहाँ पर मेघदूत रहते हैं। तो कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा लेकिन ये सब बातें मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। आगे वो कहते हैं कि छोड़ो, वह सब बातें तो कवि की कल्पना मात्र थी, वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यही सब बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए हम लोग पद्यांश के माध्यम से देखते हैं। तो कवि कहते हैं कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम वाहिनी गंगा जल का। तो सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित अपार। अब आ जाइए पद्यांश पर। अपार धन का स्वामी वह कुबेर अब कहाँ चला गया है, उसकी वह अलका नगरी भी अब कहाँ चली गई है। कालिदास जी के द्वारा वर्णित, कालिदास जी के द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई गंगा के पवित्र जल का भी कुछ पता नहीं है, नहीं ठिकाना, कुछ पता नहीं है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतनी लाइन की व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित अपार। अब आ जाइए पद्यांश पर। अपार धन का स्वामी वह कुबेर अब कहाँ चला गया है, उसकी वह अलका नगरी भी अब कहाँ चली गई है। कालिदास जी के द्वारा वर्णित आकाश से जाती हुई गंगा के पवित्र गंगा जल का भी कुछ भी ठिकाना, कुछ भी पता नहीं है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए यह यायावर, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा किंतु मेघदूत का कहीं पर भी पता चला क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे से लिखेंगे, अर्थात उसका कुछ भी पता नहीं चला। आगे कवि कहते हैं, यह बात अब कौन बताए कि इधर उधर भटकने वाला, यायावर इधर उधर भटकने वाला। अब यह बात कौन बताए कि इधर उधर भटकने वाला वह मेघदूत यहीं कहीं पर बरस गया होगा। न को नहीं बोलना है, यहीं कहीं पर बरस गया होगा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मैंने बहुत खोजा लेकिन मेघदूत का कहीं पर भी पता चला क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे, अर्थात मुझे कहीं पर भी मेघदूत का पता नहीं चला। अब यह बात कौन बताए कि इधर उधर भटकने वाला वह मेघदूत यहीं कहीं पर बरस गया होगा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। आगे कवि पुनः कहते हैं, छोड़ो जाने दो वह सब बातें तो कवि की कल्पना मात्र थीं। मैंने तो भीषण जाड़े के मौसम में, या आप कह सकते हैं सर्दी के मौसम में, मैंने तो भीषण जाड़े के मौसम में आकाश को छूने वाली, नभचुंबी आकाश को छूने वाली कैलाश की चोटी पर विशाल बादलों को, महामेघ विशाल बादलों को तूफानी हवाओं से, झंझानील तूफानी हवाओं से गरज गरज कर संघर्ष करते हुए देखा है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतनी व्याख्या सीखते हैं। तो देखिए, कवि कहते हैं कि छोड़ो जाने दो वह सब बातें तो कवि की कल्पना मात्र थीं।
मैंने तो भीषण जाड़े के मौसम में आकाश को छूने वाली कैलाश की ऊंची चोटियों पर विशाल बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर संघर्ष करते हुए देखा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, इस पद्यांश में यदि रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। यदि अलंकार देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की भाषा सरल तथा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। गुण इसमें माधुर्य है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए, आपके पेपर में दो पद्यांश रहेंगे और उनमें से कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, आपको अपने से कुछ नहीं करना है। आप पद्यांश के नीचे देखेंगे 3 प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ के ही आपको उत्तर देना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, संकेत डालेंगे। देखिए, आपके पेपर में मैंने बताया कि 2 पद्यांश होते हैं, उनमें से किसी एक को हल करना होता है। जिसको भी हल करिए पहले उसका संकेत लिख दीजिए। संकेत का मतलब होता है पद्यांश के पहले का थोड़ा और अंत का थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, संकेत लिखने के बाद आप नंबरिंग करेंगे। देखिए, ये मुख्य नंबर होता है और ये उप नंबर होता है। तो प्रश्न कह रहा है संदर्भ लिखने के लिए, तो आप उप नंबर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ प्यासी पथराई आँखें में संग्रहित है। और आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यदि संदर्भ लिखने के लिए आता है तो आपको संदर्भ लिखते समय किताब का नाम, शीर्षक का नाम, कवि का नाम और मुख्य पुस्तक जिससे इस पद्यांश को लिया गया है, इन सभी को आपको काले रंग की पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर समझिए, प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कह रहा है कि पद्यांश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब हमको पूरे पद्यांश की व्याख्या लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही मैंने लिखा है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आप फिर से दूसरे प्रश्न की नंबरिंग करेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। देखिए, यदि प्रश्न कहता कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तब हम यहाँ पर लिखते रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन प्रश्न पद्यांश की व्याख्या कह रहा है, इसलिए मैंने केवल हेडिंग डाली है व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नागार्जुन जी, यहाँ पर जी कर लीजिए, कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि महाकवि कालिदास जी द्वारा मेघदूत महाकाव्य में वर्णित अपार, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, वर्णित अपार धन का स्वामी कुबेर अब कहाँ चला गया है, उसकी अलका नगरी भी कहाँ चली गई है। कालिदास जी द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई गंगा के पवित्र जल का भी कहीं पता नहीं है। आगे कवि कहते हैं कि मैंने कालिदास जी द्वारा वर्णित मेघदूत को भी बहुत खोजा, किंतु उसका भी कुछ पता नहीं चला। अब यह कौन बताए कि इधर उधर भटकने वाला यह मेघदूत यहीं कहीं पर बरस गया होगा। कवि पुनः कहते हैं कि छोड़ो रहने दो, वह तो कवि की कल्पना मात्र थी।
मैंने तो भीषण जाड़े के मौसम में आकाश को छूती हुई कैलाश पर्वत की चोटियों पर विशाल आकार वाले बादलों को तूफानी हवाओं से गरज गरज कर संघर्ष करते हुए देखा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य में किसका किसका वर्णन किया है। तो बहुत ही सरल है, मैंने बताया है। तो लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। आप नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य में धन के स्वामी कुबेर, अलका नगरी, आकाश में जाती हुई गंगा के पवित्र जल और मेघदूत का वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।